ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। बुध 15 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता तो हम अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं। सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate. ईरानी पासदारान इनकलाब का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इस बार जवाब कहीं ज्यादा सख्त होगा। נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים. जानेंगे कि अमेरिका ईरान मुआहदे से इसराइल में खौफ क्यों है। यहाँ कई लोग समझते हैं कि इससे ईरान की माशी और अस्करी सलाहियतों को तकवीत मिलेगी, जिससे ईरान इसराइल के लिए एक मजीद बड़ा खतरा बन जाएगा। ये इसराइल में उन चंद मामलात में से एक है जिन पर कमो बेश सबका इत्तफाक है कि ये मुआहदा इसराइल के लिए नुकसानदेह है। हौसी बागियों का सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा। In response to this criminal Saudi aggression, the Yemeni armed forces carried out a significant military operation targeting Abha International Airport. हमें हुसियों के साथ तो लड़ना पड़ेगा, यमन में तो लड़ना पड़ेगा, वरना सऊदी अरब ने हमारे साथ ये दिफाई मुआहदा क्यों किया है। मतलब ना अगर हमने ईरान के साथ भी उनके लिए नहीं लड़ना, हुसियों के साथ भी नहीं लड़ना, तो फिर लड़ना किसके साथ है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च। ताज़ा झड़पों में मजीद 10 हलाकतें। रोथडेल केस के बाद बरतानिया की हुकूमत का नया इमिग्रेशन प्लान क्या है। नए कवानीन से मुजरिमों की बेदखली मुमकिन हो पाएगी या नहीं। मुख्तसर जवाब है नहीं। कानून में तब्दीली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया उनका आबाई मुल्क उनको वापस लेने पर आमादा होता है या नहीं। सुनिए गैर मामूली जिंदगी गुजारने वाली पटना की 2 बहनों सबा और फराह की दास्तान, जिनकी कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये नाम सबा है, इसका नाम फराह है। ये शुमाली इंडिया के पटना की सबा फरहा है, क्रैनियोपैगस ट्विंस यानी सर से जुड़ी हुई जुड़वा बहनें। इबोला के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त। बरतानिया की नई वैक्सीन का इंसान पर आजमाइश का मरहला शुरू। ऑक्सफोर्ड में मौजूद साइंसदान जानते हैं कि हर दिन अहम है। वो इबोला के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ये काम इन्होंने सिर्फ 7 हफ्तों में कर लिया है, इसलिए ये बहुत अहम है। आपके मसाइल और उनका हल भी आज के सैरबीन में शामिल है। गंदम फी नफर 12 किलो, चीनी फी घराना 5 किलो, नमक फी घराना 5 किलो। भट्टू साहब के ज़माने से हमें मिलता रहा, बाद में बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी मिला। उसके बाद आराम आराम से इन्होंने चीनी भी गायब कर दिया, नमक भी गायब कर दिया और गंदम भी काटा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली हलीमा खटक के फन पारे पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका, यूरोप, स्वीडन और दुनिया के कई दूसरे ममालिक की जीनत कैसे बने। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं जो है तो खाना काबा जाऊँ। जब मैं वहाँ पे गई तो मैं जब भी किस्वा को पिक्चर्स में देखती थी या वहाँ मैं जाके देखती थी तो मुझे बस ये शौक़ था कि मैं इसको किसी तरह से अपने हाथों से बना लूँ। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में। आज तो फ्रांस पहचाना ही नहीं जा रहा। के अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले आम आलमी खबरों का खुलासा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान के साथ कोई नया मुआहदा ना हो सका तो वो आइंदा हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों का हुक्म दे सकते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर एक ऐसे मुआहदे के लिए जोर दिया था जिसमें इस बात की वाज़ेह जमानत शामिल हो कि तेहरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। उनके बकौल अमेरिका ऐसे किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें ये यकीन दहानी मौजूद ना हो। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate. BBC फारसी के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने से महज 2 हफ्ते की दूरी पर था और अगर उसकी जौहरी तनसीबात को निशाना ना बनाया जाता तो उसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता। जब उनसे ये पूछा गया कि आया ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का भी इम्कान मौजूद है तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया। ताहम कहा कि बाज़ औक़ात ज़मीनी ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आती है और ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमेरिका की जानिब से ये कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं। By far the most important is they will not have a nuclear weapon. They also come out and they'll tell you we never discussed nuclear and we're in a room for 5 hours. That's all we discussed. And they'll walk out and say nuclear was not discussed. Everything was discussed ad nauseum. They were going to have a nuclear weapon within 2 weeks. Had we not done the B-2 bombers, had we not bombed their nuclear sites, their 3 nuclear sites, and there's another one we're looking at right now, as you know. Pickaxe now. We're looking at Pickaxe because somebody said there's a little activity. You know, we have cameras, Space Force, we have cameras that they can read the badge, they can read your name, probably Mohammed, they can read your name on a badge from space. दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई है। सेंटकॉम के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की जानिब आने और वहां से रवाना होने वाले बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां दोबारा आयद की गई हैं। अमेरिकी फ़ौज का ये भी कहना है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ और सैकड़ों फ़ौजी तैयारे मौजूद हैं और तमाम अफवाज किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सेंटकॉम ने इससे कबल एक और बयान में कहा था कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है जिसका मकसद आबनाए हुरूज में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। उधर ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों बंदर अब्बास, सिरीक और रावाज समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। महर न्यूज़ एजेंसी ने हुर्मुज़गान के गवर्नर के हवाले से बताया कि बंदर अब्बास के करीब एक मुकाम को अमेरिकी मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सिरीक के इलाके पर भी अमेरिकी मिसाइल हमला किया गया है। अमेरिकी हमलों के ऐलान के तकरीबन 1 घंटे बाद ईरान की पासदाराने इनकलाब ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। BBC फारसी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के बयान में कहा गया है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद असला और फौजी साजो सामान के कई गोदाम तबाह कर दिए गए हैं। बयान में मजीद दावा किया गया है कि कुवैत के अली अस्सालम एयरबेस पर भी हमला किया गया जहां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन तैनात थे। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में मुतादिद ड्रोन तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि अमेरिका, बहरीन और कुवैत की जानिब से भी इन हमलों के बारे में फौरी तौर पर कोई बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। America's repeated adventurism and villainy in interfering with the management of the Strait of Hormuz have seriously jeopardized the security of the region, international trade, and the transit of oil tankers and commercial ships. Following previous warnings, it is announced that we do not and will not allow the United States to interfere in the management of the Strait of Hormuz under any circumstances.
इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसका जवाब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि मैं ईरान के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो ये ना समझें कि हालात पुरसकून रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इसराइल का रद्द-ए-अमल गुज़िश्ता ईरानी हमले के जवाब जैसा नहीं होगा। हालांकि उनके बकौल वो जवाब पहले ही काफ़ी शदीद था। יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים. नेतन्याहू का मजीद कहना था कि वो वक्त गुजर चुका है जब कोई हम पर हमला करे और हम उसका 2 गुना जवाब ना दे सकें। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल ने ये कार्रवाइयां ईरान के मज़ाहमत के महवर के खिलाफ की थी और जिसने भी हमें नुकसान पहुंचाया हम उसके खिलाफ ये जारी रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद इसराइल में अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। बहुत से इसराइलियों को खदशा है कि अगर इस मुआहदे के नतीजे में ईरान को इक्तसादी या सिफारती तौर पर मज़ीद ताकत हासिल हुई तो इससे इसराइल की कौमी सलामती को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। यही वजह है कि इसराइल में इस मुआहदे पर सियासी और अवामी सतह पर गहरी बहस जारी है। जारगल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमीम। तरबीब के बैरूनी इलाकों में मैं एक डीजे पार्टी में हूँ जहाँ उन नौजवान इसराइलियों से मिलने आया हूँ जो जंग के 2 बरसों से गुजर चुके हैं। उन्होंने ईरान और इस खित्ते में मौजूद प्रॉक्सीज के शदीद मिसाइल और ड्रोन हमलों और बमबारी को सहा है। जंग के दौरान अलबत्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझ में और सब इसराइलियों में उन ईरानियों का दर्द भी था जो ईरानी हुकूमत की मज़ाहमत करते हैं और हम बार बार शेल्टर्स में जा रहे थे और शायद हमारे घर भी मिसाइलों से तबाह हो जाएं, लेकिन अगर इससे दुनिया में असल अमन कायम हो जाए और इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो जाए तो। एक महीने पहले वाशिंगटन और तेहरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए थे। यहाँ कई लोग समझते हैं कि इससे ईरान की माशी और अस्करी सलाहियतों को तक़वियत मिलेगी, जिससे ईरान इसराइल के लिए एक मज़ीद बड़ा खतरा बन जाएगा। ये इजराइल में उन चंद मामलात में से एक है जिन पर कमो बेश सबका इत्तफाक है कि ये मुआहदा इजराइल के लिए नुकसानदेह है, और मेरे ख्याल में हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम इस सूरत हाल तक कैसे पहुँचे। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हमने देखा है कि ये मिसाइल क्या कर सकते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा एक बड़ा इत्तेहादी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मुआहदा कैसे कर सकता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके जिम्मेदार बहुत से अवामिल हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे वजीर आज़म। पिछले महीने इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक तकरीर के दौरान ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी मुहिम को एक कामयाबी करार दिया था। लेकिन कई इसराइलियों का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका को नाराज़ किया है और सदर ट्रंप को माहिदे पर दस्तखत करने से रोक नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दोस्त हैं। चीज़ों को आपस में ना मिलाएं, वो हमारे दोस्त हैं। दोस्तों के दरमियान कभी कभार इख्तलाफ राय भी हो सकता है और हम मामलात को मुख्तलिफ अंदाज से देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है। इसी तरह दोस्तों के दरमियान तरजीहात भी हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसराइल में कई लोग ईरानी हुकूमत को अपने वजूद को लाक एक खतरे के तौर पर देखते हैं। कुछ को उम्मीद थी कि जैसा बिन्यामिन नेतन्याहू ने वादा किया था, मुसलसल अस्करी दबाव से इस्लामी जमहूरिया ईरान का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कई इसराइलियों को डर है कि एक हौसला अफजा ईरान उनकी मुल्क की सलामती के लिए मजीद बड़ा खतरा बन सकता है। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसके नतीजे में एक सिविलियन हवाई जहाज को आग लगने की इतलात है। हालिया कुछ अरसे में सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमलों में इजाफा हुआ है। In response to this criminal Saudi aggression, the Yemeni armed forces carried out a significant military operation targeting Abha International Airport with a number of ballistic missiles and drones. The operation successfully achieved its objectives by the grace of God.
सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया के मुताबिक फायर फाइटर्स ने मुसाफिर जहाज को लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता यमन के हौसी बागियों के इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तमाम सऊदी हुकाम ने अभी तक इस वाक़े के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। दूसरी जानिब सऊदी अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब की तरफ आने वाले ऐसे 2 ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया गया है जिनके जरिए बॉम्ब हमले किए जाने थे। उन्होंने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह हौसी बागी सऊदी अरब के आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2017 में हौसी बागियों ने रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया था। सऊदी अरब ने बाद अज़ां उस हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था और कहा था कि तेहरान हुकूमत सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए हौसी बागियों को मिसाइल फराहम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की भी एक रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों के पास मौजूद मिसाइलों के ताने बाने ईरान से मिलते हैं, लेकिन तेहरान हुकूमत ऐसे इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करती आई है। हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़र में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर तनाज़ा मज़ीद फैलता है तो पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर हमले की मज़म्मत की है। ताहम क्या पाकिस्तान सिर्फ सिफारती हिमायत तक महदूद रहेगा या मुस्तकबिल में इस पर मज़ीद जिम्मेदारियां भी आयद हो सकती हैं? जानते हैं पाकिस्तानी साफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी से। हूसियों की और जो सऊदी अरब की लड़ाई शुरू हुई है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मजम्मत तो आई है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये बात बढ़ी तो बात सिर्फ मजम्मत तक नहीं है, हमको लड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमने नहीं लड़ना, हमें हूसियों के साथ तो लड़ना पड़ेगा, यमन में तो लड़ना पड़ेगा, वरना सऊदी अरब ने हमारे साथ ये दिफाई मुआहदा क्यों किया है? मतलब ना अगर हमने ईरान के साथ भी उनके लिए नहीं लड़ना, हूसियों के साथ भी नहीं लड़ना, तो फिर लड़ना किसके साथ है? फिर ये आप पर हमला, मुझ पर हमला, मुझ पर हमला, आप पर हमला, तो फिर एक बेमायनी बात हो जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि आप कौम को ये बात सीधी तरह बतानी चाहिए कि अगर हूसियों का और सऊदी अरब का तनाज़ा बढ़ता है, तो फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से हूसियों के साथ लड़ना पड़ेगा। हमें वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, फ़ज़ाई ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। हम यूँ खामोश तमाचाए हूसियों के साथ नहीं बन रह सकते। ये अलग बात है कि सऊदी अरब चाहता है या नहीं चाहता। सऊदी अरब हूसियों के साथ अपना तनाज़ा बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता, ये भी देखने की बात है। क्योंकि हूसियों ने आज बाबुल मंदब बंद करने की बात की है और साथ-साथ हूसियों के तर्जुमान ने कहा है कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दिया तो पेट्रोल $200 का बैरल हो जाएगा। आज तो 80, 82, $88 तक गया है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ बाबुल मंदब भी बंद कर दिया तो फिर ये $200 पर बैरल तक हो जाएगा और सऊदी अरब के लिए तो बाबुल मंदब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो वो रेड सी से बाबुल मंदब की तरफ से अपना कुछ तेल एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई भी उधर से एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हूसियों ने बाबुल मंदब बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? लेकिन ये देखने की बात है कि अब तक ईरान अमेरिका लड़ाई में हूसी खामोश रहे हैं। हूसियों ने इस लड़ाई में फरीक नहीं बने हैं। उन्होंने ना ईरान के लिए कोई इज़राइल से या सऊदी अरब से या किसी पर फायरिंग उस तरह मिसाइल नहीं दागे हैं और वो इस लड़ाई के फरीक नहीं बने हैं। अब क्या उन्होंने फरीक बनने का फैसला कर लिया है? वैसे ही कहा जा रहा है कि पहले तो वहाँ पे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो पहले तो वहाँ हूसियों के इलाके में बमबारी हुई है। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब की 2 एयर बेसेस को निशाना बनाया है। लेकिन देखने की बात ये है कि अगर हूसियों का और सऊदी अरब का तनाज़ा बढ़ता है, तो यकीनन फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए हूसियों के साथ तो लड़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। आम फ़हम ज़बान तो यही है कि अगर हमारा सऊदी अरब के साथ कोई डिफेंस पैक्ट है, अगर उसकी कोई अमली शक्ल मौजूद है, तो फिर हूसियों के साथ लड़ाई में तो हमें सऊदी अरब के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ पे एक एयर बेस पे अपना एक स्क्वाड्रन रखा हुआ है, ग्राउंड फोर्सेस रखी हुई हैं, तो फिर वो लड़ने के लिए रखी हुई हैं और मुझे लगता है लड़ने का वक़्त आ गया। मुज़म्मिल सोहरवर्दी, आपका शुक्रिया। जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बुध को मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं और मार्च से कबल मंगल को होने वाली झड़पों में 2 एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। कालादम करार दी जाने वाली तंजीम का लॉन्ग मार्च आज रावलाकोट से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होगा और हुकाम के मुताबिक इस तनाज़र में रेंजर्स, पुलिस और FC के 4000 एहलकार पहले ही कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहुंच डिवीजन के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने तस्दीक की कि मंगल के रोज रावलाकोट और सिदनोती के मुकाम पर 2 मुख्तलिफ
मुख्तलिफ वाक़यात में कालादम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 10 अफराद मारे गए हैं। सरदार वहीद खान ने यह भी बताया कि हलाक होने वालों में 8 शहरियों के अलावा एक रेंजर्स का एहलकार और एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस का एहलकार भी शामिल है। सिद्धनौती की ज़िले इंतज़ामिया के एक एहलकार ने बताया कि 450 के करीब रेंजर्स के एहलकार एक काफले की सूरत में रावलाकोट आ रहे थे कि बलोच बैठक के करीब कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने काफले का रास्ता रोककर उन पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मुजाहिरीन की जानिब से काफले पर फायरिंग भी की गई और जवाबी फायरिंग के नतीजे में 7 मुजाहिरीन हलाक हो गए जबकि एक पुलिस एहलकार भी मारा गया। जिले इंतजामिया के एहलकार के मुताबिक मुजाहिरीन इस वाक़े में हलाक होने वाले अफराद की लाशें अपने साथ ले गए जबकि फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम का दूसरा वाक़या रावलाकोट में पेश आया, जहां हुकाम के मुताबिक रास्ता खुलवाने के लिए जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने कार्रवाई की तो मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक एहलकार हलाक जबकि जवाबी फायरिंग में कलादम तंजीम का एक कारकुन भी मारा गया। इससे कबल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस ने बताया कि रावलाकोट में कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग के 2 अलहदा वाक़यात में रेंजर्स और पुलिस के एक एहलकार हलाक हुए हैं। पुलिस ने हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त रेंजर्स के नायक इम्तियाज़ अली और पुलिस कांस्टेबल आकिब के नामों से की थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते अवामी हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद कलादम तंजीम ने पीर की सुबह नियो बस टर्मिनल के करीब अंधाधुंध फायरिंग की ताकि इसका इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद किया जा सके। जबकि कश्मीर पुलिस की एक दूसरी प्रेस रिलीज के मुताबिक बैठक बलोच के मुकाम पर मुसल्ला जत्थों की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल की हलाकत हुई है जबकि 8 पुलिस एहलकार, FC का एक एहलकार और महकमा PWD के 2 मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं। BBC उर्दू इन दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका है। अगरचे कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस मामले पर ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ताहम सोशल मीडिया पर इस तंजीम से मुंसलिक एक अकाउंट ने रेंजर्स एहलकार की हलाकत के इल्ज़ाम की तरदीद की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद एक पोस्ट में कमेटी का कहना था कि एक वीडियो सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि चंद अफराद के हाथों में गने हैं। हम सब इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने गन उठानी होती तो आज तक अपने निहत्ते भाइयों की इतनी लाशें ना उठानी पड़ती। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मंगल के रोज़ होने वाली हलाकतों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई हफ्तों से जारी मुजाहिरों और हुकूमती क्रैकडाउन में अब तक 5 पुलिस एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया की हुकूमत ने इमिग्रेशन कावानीन में तब्दीली के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है जिनके तहत संगीन और पुरतशद्दद जराइम के मुर्तकब अफराद को मुल्क बदर करना मुमकिन हो जाएगा। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा कि इमिग्रेशन कावानीन में मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हाल ही में रिहा होने वाले रोथडेल ग्रोमिंग गैंग के मुबैना सरगुना के केस के बाद की गई हैं। शबीर अहमद जब बरतानिया आए थे तो वो टीन एजर थे। 2012 में कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी जराइम और रैप के इल्ज़ामात में सज़ा मिलने के बाद उनकी बरतानिया की शहरियत ख़त्म कर दी गई थी। क्या कानून में तब्दीली के बाद बरतानवी हुकूमत शब्बीर अहमद को डिपोर्ट कर सकेगी? तफसीलात के साथ एडिना कैंपबेल। मुख्तसर जवाब है नहीं। कानून में तब्दीली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया उनका आबाई मुल्क उनको वापस लेने पर आमादा होता है या नहीं। बज़ाहिर पाकिस्तान जहां अहमद पैदा हुए थे उन्हें वापस लेने का इरादा नहीं रखता है। कानूनी एतबार से 1971 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत कॉमनवेल्थ के उन चंद शहरियों को जो 50 बरस से ज्यादा अरसा पहले बरतानिया आए थे मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। हालांकि हुकूमत इस कानून को बदलना चाहती है। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का कहना है कि वो इस लीगल लूप होल को ख़त्म करना चाहती हैं ताकि संगीन जराइम खुसूसन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल जैसे मुकदमात में सज़ा याफ्ता गैर मुल्की मुजरिमों को वापस भेजा जा सके। इस सूरत में अहमद पर भी ये कानून लागू होगा। हमने इमिग्रेशन लॉयर से बात की और उनका कहना है कि अहमद बरतानिया में रहकर मुजरिम बने। वो यहाँ बहुत पहले आ गए थे। उनसे निमटने की जिम्मेदारी बरतानिया की है। इमिग्रेशन के कवानीन में सख्ती जैसे इक़दामात हों या फिर हुकूमत के उन्हें वापस भेजने का इरादा, हकीकत में तब्दीली के इम्कानात कम नजर आते हैं।
कभी कभार जिंदगी ऐसे इम्तिहान ले आती है जो न सिर्फ मुतासर अफराद बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। भारत की रियासत बहार के शहर पटना में रहने वाली दो बहनें सबा और फरा पैदाइश से ही सर के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनकी मुनफरिद हालत ने बरसों पहले दुनिया भर की तवज्जो हासिल की, यहाँ तक कि अबू ज़ैबी के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान ने उनके इलाज में मदद की पेशकश भी की, जबकि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान भी उनसे मिले और हर मुमकिन ताउन का वादा किया। मगर 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद इन दोनों बहनों की जिंदगी आज कैसी है? क्या वो इलाज करवा सकीं? और इन मुश्किलात के बावजूद वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हैं? देखिए हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। वो अपने छोटे से घर में रहने को मजबूर हैं। वो हज पर जाना चाहती हैं, वो घूमना फिरना चाहती हैं, वो अपने चहीते हीरो सलमान खान से एक बार फिर मिलना चाहती हैं। मेरा नाम सबा है, उसका नाम फरहा है। ये शुमाली इंडिया के पटना की सबा फरहा है, क्रैनियोपैगस ट्विंस यानी सर से जुड़ी हुई जुड़वा बहनें। हम लोग को उठने में बैठने में बहुत दिक्कत है। हम लोग देखिए गठिया बढ़ गया, पैर हो गया, उसका भी ठंडा फूल गया। ये सब हम लोग का दवा हम लोग का बंद हो चुका है, इलाज नहीं हो रहा। हम लोग को घूमने की दिल करता है। 22 साल से वो बंद है, बचपन से आज तक। हम लोग का शौक है हज पे जाए, हम लोग हज करके आए, हम लोग के मकसद पूरा हो जाए इंशाल्लाह। शौक था पढ़ने के, तरफ पर इतना ना रहती, तो अम्मी लोग पापा लोग फुसला के तो फिर बोला ठीक है, हम लोग अपने लिए लोग दिल मान लिया पढ़ने के लिए। पूरा पैर में जिस्म में दर्द होती है, सुबह में पूरा दर्द उठता, दोपहर में ठीक हो जाता है। जिस्मानी परेशानियों और छोटी छोटी ख्वाहिशों के दरमियान झूलती सबा फरहा साल 2005 में पहली बार मीडिया की हेडलाइंस बनी थी। उनका जन्म पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेचीदा ऑपरेशन के बाद हुआ था। सर से जुड़ी होने की वजह से सबा फरहा अपनी माँ के दूध से भी महरूम रही। जब मैं छोटा था तो उस टाइम तो इतना समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं एक मैच्योर टाइप से जाना साझा तो बहन को जब मैंने देखा तो एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर अब बहनों का एक अलग है, जो कि दो जुड़ी हुई हैं, जो देख करके जो एक हिल जाना इंसान, वैसा फीलिंग हुआ। बहुत खुशमिजाज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है। हम आपको फीवर अगर आता है तो पूरे का पूरा बेड पर लेट जाऊंगा कि अभी फीवर हो गया, बदन हाथ में दर्द हो गया और अब कल नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। ये है कि 24/7 दर्द है। चाय की दुकान चलाने वाले शकील अहमद की इन 2 जुड़वा बेटियों यानी सबा और फरहा की कहानी सामने आने के बाद साल 2005 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने दोनों बहनों की सर्जरी का खर्च उठाने का ऑफर किया था। बाद में सलमान खान ने भी मुंबई बुला करके इन दोनों बहनों से मुलाकात की। परिवार वालों का दावा है कि सलमान खान ने मदद का वायदा भी किया था। सलमान खान अपने मीडिया पर देखे थे, तुमने बुलाई था, बोले हम लोग खाई से हम बच्चे को बुलावे, इनके अम्मी पापा सब बुलाई था। बहुत भीड़ लग गया था, बहुत सब खुश हुई हम लोग को, लेकिन ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। सलमान खान का नाम किया था, कुछ किया, खाली बुला के वही इंशाल्लाह बहल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम लोग फोन किया, कोई जवाब नहीं दी, मैसेज नहीं, कुछ से कुछ नहीं, वादा किया था, वादा को निभाया नहीं। सलमान खान से मदद न मिलने को लेकर सबा फरहा के इल्जामात पर हमने सलमान खान की टीम से राब्ता किया है। इस सिलसिले में हमें अब तक सलमान खान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं मिला है। किसकी पिक्चरें पसंद है? सलमान खान की। हम लोग देखते हैं फिल्म, हम लोग का शौक है पूरा, जब फिल्म देखता है तो उन्हीं के देखते हैं लोग। और के नाचो और मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी नहीं ओढ़ के नाचो नहीं। इस मामले में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अक्टूबर 2012 में एम्स दिल्ली की डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम पटना आई थी। बाद में अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत को सबा फरहा के इलाजी खर्च उठाने, 5,000 रुपया माहाना माली इमदाद देने और सिविल सर्जन पटना को सबा फरहा की मेडिकल रिपोर्ट हर 3 महीने एम्स को भेजने की हिदायत दी थी। दवा जो है इनका कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन अभी 3 महीना से वो दवा भी बंद हो चुकी है। अब ये तो CS ऑफिस ही बताएंगे कैसे क्यों बंद हुई है। इस मामले में बीबीसी ने जब पटना के सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद मंडल से राब्ता किया तो उन्होंने कहा, मुझे पटना सिविल सर्जन का ओहदा संभाले थोड़ा ही वक्त हुआ है, मुझे इस मामले की कोई मालूमात नहीं है। मैं इस मामले की मालूमात लेकर सबा फरहा के घर मेडिकल टीम भेजने का इंतजाम कर रहा हूँ। सबा फरहा की मुश्किलात को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो एक दूसरे के सहारे संभल कर चलती हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को सामने से नहीं देखा,
वो सिर्फ आईने के सहारे ही एक दूसरे को देख सकती हैं। उनके हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, जिस्म कमजोर हो रहा है। गहरी रात में अगर एक दर्द से करा उठे तो दूसरे को भी उठकर बैठना पड़ता है, लेकिन इस दर्द में भी वो साथ रहना चाहती हैं। कांगो में इबोला की वबा पर काबू पाने की कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। बरतानिया में तैयार की गई नई वैक्सीन के इंसानी ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने सिर्फ 8 हफ्तों में ये वैक्सीन तैयार की, जिससे माहिरीन को वबा के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ की नई उम्मीद पैदा हुई है। देखिए फर्गस वाल्श की रिपोर्ट एहसन महमूद की ज़बानी। ऑक्सफोर्ड में मौजूद साइंसदान जानते हैं कि हर दिन अहम है। वो इबोला के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ये काम इन्होंने सिर्फ 7 हफ्तों में कर लिया है, इसलिए ये बहुत अहम है। DRC कॉन्गो में इबोला से अब तक 1400 अफराद मुतासिर और 400 हलाक हो चुके हैं। ये वबा इबोला वायरस की बंदी बूजो किस्म से फैलता है, जो वायरस से मुतासिर 3 में से 1 शख्स की जान ले लेता है। आपने ये काम इतनी तेजी से कैसे कर लिया? हम वैक्सीन बनाने की वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोविड की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल की गई। इस टेक्नोलॉजी की अहम बात यह है कि हम उसे नए वायरसेस के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंसदान बंदी बूजो इबोला वायरस के जीनियाती कोड का एक हिस्सा लेते हैं और इसे ऐसे नज़ला ज़ुकाम के वायरस में शामिल करते हैं जो चिंपैंजीज़ को मुतासिर करता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर के तौर पर काम करता है और जेनेटिक कोड को जिस्म में पहुंचाता है, और उम्मीद की जाती है कि इससे जिस्म का इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक होगा और इबोला के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ये ऑक्सफोर्ड इबोला वायरस है। दुनिया भर में बंदी बूजो किस्म के इबोला के खिलाफ मजीद 3 वैक्सीन ज़ेर तैयारी हैं। ताहम इंसानी आजमाइशों के मरहले में दाखिल होने वाली ये पहली वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ये जानने के लिए कि ये वैक्सीन महफूज है और इम्यूनिटी पर असर डालती है, 18 से 55 साल उम्र के 50 सेहतमंद वॉलंटियर्स की तलाश में है। जिनको ये वैक्सीन लगेगी उन्हें हल्का बुखार आ सकता है। हम इसके रिस्क पर नज़र रखेंगे जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के साथ भी देखे गए थे, जैसे ब्लड क्लॉट्स। हालांकि ये वैक्सीन दुनिया भर में करोड़ों अफराद को महफूज तरीके से दी गई थी। आइंदा चंद हफ्तों में ऑक्सफोर्ड में पहले वॉलंटियर्स को वैक्सीन दिए जाने के बाद अफ्रीका में इसकी आजमाइश की जाएगी। दूसरी जानिब DRC में तिब्बी अमला और इस वबा से मुतासिर अफराद इस खौफनाक बीमारी के असरात को महदूद रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आपके मसाइल और उनका हल हमारे प्रोग्राम का वो खसूसी सिलसिला है जिसमें हम अवामी मसाइल मुतालिका हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी नाजरीन के सामने लाया जा सके। आज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर से मोहम्मद फ़कीर अपना मसला बयान कर रहे हैं। हमने उनकी शिकायत वहाँ के अवामी नुमाइंदों राना मोहम्मद फ़ारूक जो कौमी असम्बली के रुकन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अब्बास मौसवी के सामने भी रखी हैं, ताहम उनका जवाब अभी हमें मौसूल नहीं हुआ। आइए सुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर से मोहम्मद फ़कीर का मसला। मैं ये भी ज़िला अस्तौर गाँव चौंगरा से बोल रहा हूँ। आर्मी से सूबेदार रिटायर हूँ। हमारा अर्ज़ रिक्वेस्ट ये है, हमें हमारा कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टू ने 1974 में इस पूरा इलाके का दौरा करने के बाद हमें सब्सिडी दिया था। गंदम फी नफ़र 12 किलो, चीनी फी घराना 5 किलो, नमक फी घराना 5 किलो भट्टू साहब के ज़माने से हमें मिलता रहा। बाद में बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी मिला। उसके बाद आराम आराम से इन्होंने चीनी भी गायब कर दिया, नमक भी गायब कर दिया और गंदम भी काटा। मैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा सिविल कोर्ट में गया हूँ और एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं गया हूँ। उनसे मैंने सिर्फ ये मांगा, भाई वफाक से हमारा राशन काटा है तो उसका हमें नोटिफिकेशन दिखाओ। तो दोनों जज ने, सिविल कोर्ट का जज और डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों ने वो नोटिफिकेशन उनसे वसूल नहीं कर सका और हमें
वो हक से महरूम कर दिया गया है। हमें जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तोहफ़ा के तौर पर दिया था, हमारे से मुकम्मल छीना है। सिर्फ 8 किलो गंदम कभी 6 पर लाते हैं, कभी 5 पर, कभी 8 पर। ये मनमानी है। एक वज़ीर आज़म का किया हुआ काम और GB का वज़ीर आला अपने मनमानी पर कभी काटता है, कभी अब करता है। 12 से ला कर के कभी पिछले इमरान खान के दौर में यहाँ अस्तूर का ही एक मिनिस्टर था, उस वज़ीर खुराक, उस जनाब ने 2 किलो पर लाया, आधा सीज़न को 2 किलो पर इशू किया। इसी तरह करके मनमानी पर राशन काटते हैं और हमें हुकूक से महरूम कर दिया गया है। मेहरबानी हमें ये सब्सिडी जो हमारा कायद ने दिया था वो दोबारा बहाल किया जाए। मैं जनाब बिलावल भुट्टो और सदर जनाब जरदारी से भी हमारी दरख्वास्त गुजारिश है, हमारा ये हक बहाल किया जाए। ये हक हमें बिलावल साहब का नाना ने दिया था, अभी हमारे से छीना किया है। बिलावल साहब को हमारी पुरजोर अपील है, हमारी ये रिपोर्ट सुने और हमें ये हक बहाल किया जाए। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम के लिए, बस्तांदा तबका के लिए जो सबसे बड़ा कारनामा है, वो जो सब्सिडी का तोहफा कायदे अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिया था। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। सामीन, फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि जज्बे, मेहनत और ख्वाबों की एक ऐसी ज़बान है जो सरहदों की मोहताज नहीं होती। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली हलीमा खटक ने भी अपने शौक़ को सिर्फ दीवारों तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे एक कामयाब ऑनलाइन कारोबार में तब्दील कर दिखाया। इस्लामिक स्टडीज़ की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने खुद ऑनलाइन अरबी ख़ताती सीखी और इस्लामी फ़न से मुतासिर खूबसूरत पेंटिंग्स तख्लीक करना शुरू की। आज उनके फन पारे पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका, यूरोप, स्वीडन और दुनिया के कई दूसरे ममालिक की जीनत बन रहे हैं, जबकि उनकी बाज़ पेंटिंग्स लाखों रुपए में फ़रोख्त होती हैं। आखिर एक आम तालिबा ने अपने शौक़ को आलमी सतह पर पहचान दिलाने का ये सफ़र कैसे तय किया? आइए देखते हैं बिलाल अहमद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। इसका ताल्लुक़ जो है वो खाना काबा से, और मुझे बचपन से तकरीबन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं जो है तो खाना काबा जाऊँ। जब मैं वहाँ पे गई तो मैं जब भी किस्वा को पिक्चर्स में देखती थी या वहाँ मैं जाके देखती थी तो मुझे बस ये शौक़ था कि मैं इसको किसी तरह से अपने हाथों से बना लूँ। तो जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम बनाया तो तकरीबन 17 to 18 डेज़ में मैंने किस्वा का फ़र्स्ट ऑर्डर जो है वो रेडी किया था। मदरसे टाइम में होती थी तो मेरी राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, तो सारी मेरी सहेलियां जो है वो मेरे से अपनी कॉपियों पे नाम लिखवाया करती थी। फिर मैं सोशल मीडिया यूज़ किया करती थी, तो इस तरह मैंने फिर सोशल मीडिया पे सर्च किया कि इस तरह कोई आर्ट है या इस पे मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि इसको अरेबिक कैलीग्राफी भी होती है, मतलब राइटिंग के जो अकॉर्डिंग है। तो फिर मैंने उसे जो है तो उसकी कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट की। मैंने स्टार्टिंग में कूफिक कैलीग्राफी एक टीचर थी इस्लामाबाद की, उनसे मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। तो उनका जो कोर्स मैंने कंप्लीट किया तो लास्ट में वो फिर स्टूडेंट से असाइनमेंट्स करवाती थी। तो मैं वैसे भी अपना काम अपलोड किया करती थी लेकिन वो पेजेस वगैरह पे हुआ करता था, लेकिन फिर पहला वो मैंने कलर्स से किया। तो जैसे ही मैंने अपलोड किया तो वहाँ से मुझे जो है वो फिर लोगों को पसंद हुआ और फिर वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तकरीबन 13 to 14 ममालिक में मेरी पेंटिंग्स जो है वो जा चुकी है। मेल्स के लिए फिर भी मिल जाती है क्लासेस, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं है ज़्यादा। तो मैं जाना चाह रही थी कराची, लाहौर,
लेकिन हमारा घर असल में वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक माहौल है सारा, तो उसकी वजह से मुझे बाहर हॉस्टल्स वगैरह में रहने की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैं तो मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर इस्लामिक एक ग्रुप है फेसबुक पे, मैंने वहाँ से देखा कि ऑनलाइन भी ये होता है। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप ऑनलाइन नहीं सीख सकती क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो लिखने से है, और लिखना जो है वो मतलब कोई अगर आपका हाथ पकड़ के करे तो आप सीख जाएगी। लेकिन मैंने फिर ट्राई किया तो ऑनलाइन भी मैंने अभी तक कोई फिजिकल क्लास ज्वाइन नहीं की, सारी ऑनलाइन ही की है। अरेबिक कैलीग्राफी की तरफ कोई ऐसे नहीं आया था और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे कोई नहीं आया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहनों ने भी और वालिदैन ने तो बहुत ज़्यादा साथ दिया। और अभी जो शादी हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शिपिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये मसला हुआ था। ये सारी जो लोकल कंपनीज़ है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इसमें पे मैंने एक दफ़ा ऐसा किया कि पे मैं इतनी तंग आ गई थी कि मैंने अपने फेसबुक पे लिख लिया था कि अब मैं और ऑर्डर्स नहीं लूँगी और मैंने अभी ये काम छोड़ दिया है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि आपका काम बहुत अच्छा है और आप प्लीज़ ना छोड़ें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जाके जो मक्का में इंशाल्लाह फैक्ट्री है किस्वा की, मैं उसमें अपने हाथ से काम करूं। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करूँ, और नेशनली मैंने किए हुए हैं लेकिन मैंने ऑनलाइन किए हुए, तो मैं फिजिकली एग्जीबिशंस इंशाल्लाह करना चाहती हूँ। स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। हालांकि फ्रांस को फेवरेट तस्वर किया जा रहा था। स्पेन की इस कामयाबी ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है, जहां सार्फिन एक जानिब स्पेन की मुनज़्ज़म और मौसर कारकर्दगी को सराह रहे हैं तो दूसरी जानिब फ्रांस की मायूस कुन कारकर्दगी पर भी बात कर रहे हैं। जारहाना सलाहियतों से भरपूर फ्रांस की टीम को बेअसर कर दिया, मैच पर कंट्रोल बरकरार रखा और मैकल ओयारज़ाबाल और पेड्रो पोरो के गोल्स की बदौलत इतवार के फाइनल में अपनी जगह बना ली। पहले हाफ के वक्त में ओयारज़ाबाल ने पेनल्टी पर गोल कर मिली जब फ्रांस के लेफ्ट बैक लुकास दिने ने गेंद क्लियर करने की कोशिश में लामेन यामेल को जोरों से टक्कर मार दी, जिस पर कोई भी गोल करने में नाकाम रही। वाज़ेह रहे कि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की टीम ने सिर्फ एक गोल खाया है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। काला दम करार दी गई जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं और हुकाम के मुताबिक मार्च से कबल मंगल को होने वाली झड़पों में 2 एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। कमिश्नर पहुंच डिवीजन सरदार वहीद खान का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च को रावलाकोट से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर को सील कर दिया गया है और रेंजर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहाँ तैनात हैं। वहीद खान के मुताबिक मुजाहिरीन पगडंडियों से गुजर कर ही मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ईरानी फौज ने अपने बयान में दावा किया है कि सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के इलाके बामपुर में एक फौजी छावनी पर अमरीकी हमले में 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बुध की सुबह अमरीकी फौज ने बामपुर में वाक़ ईरानी ज़मीनी अफवाज की एक बैरक के रिहायशी हिस्से को लगभग 13 मिसाइलों से निशाना बनाया है।